मिट्टी। तुम्हारे मुंह के अंदर सिर्फ मिट्टी का टेस्ट है। तुम सांस लेने की कोशिश करते हो पर उससे घबराहट और घुटन और ज्यादा बढ़ने लगती है। तुम्हारी आंखें पूरी खुलती है, तुम देखते हो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और तुम्हें एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, तुम किसी ठीक जगह पे तो नहीं हो। फिलहाल तुम जमीन के अंदर एक कच्ची कब्र में पड़े हो। तुम्हारे ऊपर एक ब्लैक प्लास्टिक सीट जैसी कोई चीज है और उसके ऊपर भारी मिट्टी डली हुई है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया है। ना तो तुम्हें अपना नाम याद आ रहा है और ना ही ये कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है सुनने में, बट ये है नहीं, क्योंकि ये रिकी मैगी की रियल स्टोरी है। रिकी जब उस प्लास्टिक के नीचे जिंदा दफनाया गया था तब उसे लग रहा था कि उसे कोई हमेशा के लिए जिंदा मरने के लिए छोड़ गया, पर तभी उसे मिट्टी के ऊपर से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसकी बची कुची सांसें भी रोक दी। कुछ डिंगोज यानी ऑस्ट्रेलिया के जंगली भयानक कुत्ते उस प्लास्टिक को ऊपर से स्क्रैच कर रहे थे। वो मिट्टी हटा रहे थे ताकि अंदर दबे हुए रिकी तक पहुंच सके और उसे अपना डिनर बना सके। लेकिन इस गहरे अंधेरे और खौफ का असली सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। रिकी किसी तरह उस मिट्टी और प्लास्टिक को हटाकर कब्र से बाहर निकल आया, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। जब उसने अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डाला तो उसकी आखिरी क्लियर मेमोरी सिर्फ बंटाइन हाईवे की थी। वो आराम से अपनी कार ड्राइव कर रहा था, फिर अचानक उसे एकदम कंफ्यूजन फील होने लगा। दिमाग धुंधला पड़ गया, शरीर एकदम भारी हो गया और उसके बाद सीधा ब्लैकआउट। बस सब खत्म। उसके बाद क्या हुआ, किसने उसे उठाया, वो पूरी मेमोरी उसके दिमाग से साफ हो चुकी थी। यहीं से ये कहानी एक नॉर्मल सर्वाइवल से बढ़कर एक संगीन ट्रू क्राइम मिस्ट्री बन जाती है, क्योंकि रिकी ने बाद में दावा किया कि उसे किसी ने कोई हैवी ड्रग दिया और मरने के लिए उस कब्र में छोड़ दिया था। जब ये बात सामने आई तो पुलिस भी शुरुआत में काफी कंफ्यूज हो गई। उन्हें अलग अलग वर्जन्स मिल रहे थे। कभी लग रहा था कि शायद रिकी की गाड़ी बस खराब हुई होगी और वो रास्ता भटक गया, पर रास्ता भटकने से कोई कब्र में खुद तो नहीं चला जाएगा और ऊपर से मिट्टी डाल लेगा। इसलिए उन्हें ये भी लगता था कि सच में किसी ने उसे ड्रग देकर मौत के मुंह में फेंक दिया। लेकिन बाद में नॉर्दर्न टेरिटरी पुलिस ने साफ कह दिया कि उन्हें किसी भी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस या हमले के कोई पक्के एविडेंस नहीं मिले। समझो एक आदमी सिंपल ड्राइव कर रहा था और अगले ही पल वो जमीन के नीचे दबा है, बिना किसी क्लू के कि उसके दुश्मन आखिर है कौन। अब जरा सीन को चेंज करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कब्र से बाहर निकल कर रिकी सेफ हो गया था तो तुम बिल्कुल गलत हो। रिकी इस वक्त खड़ा था रिमोट तनामी डेजर्ट के सबसे खतरनाक और अलग थलग हिस्से में, जो नॉर्दर्न टेरिटरी के फार नॉर्थ वेस्टर्न एज पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ये एक ऐसी सुनसान जगह थी जहाँ दूर दूर तक किसी सड़क का निशान भी नहीं था। रेस्क्यू साइट एक सेक्लूडेड डैम था, एक कैटल प्रॉपर्टी पर, जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाल मिट्टी, डरावनी खामोशी और दूर दूर तक कोई नहीं। दिन के वक्त यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता था। सूरज आसमान में नहीं बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे स्किन के अंदर धंस रहा हो। दूर दूर तक पानी की एक बूंद तक नहीं, छुपने के लिए कोई परछाई या शैडो भी नहीं। और जैसे ही सूरज ढलता, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रिकी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जहन्नुम में सर्वाइव कैसे करे। ना ही उसके पास कोई जूते थे, ना ही कोई कार, ना सही रास्ता जानने का कोई तरीका। एक्सट्रीम हीट और थकान की वजह से वो बार बार बेहोश हो रहा था। वो लगभग 10 दिन तक उस लाल डेजर्ट में नंगे पैर भटकता रहा, कभी होश में तो कभी बेहोशी के आलम में। फिर वो कई हफ्तों तक अकेला सर्वाइव करता रहा। ये कोई जंगल नहीं था, ये डेजर्ट, और डेजर्ट में हर एक चीज आपको बहुत धीरे धीरे तड़पा कर मारती है, चाहे वो गर्मी हो, प्यास हो या अब आती है वो बात जो इस सर्वाइवल स्टोरी को किसी एक्सट्रीम हॉरर मूवी से भी ज्यादा घिनौनी और अनरियल बना देती है। 71 दिन तक जिंदा रहने के लिए रिकी ने जो खाया वो कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंटली बताया गया है कि उसकी सर्वाइवल डाइट बनी फ्रॉक्स, ग्रास हॉपर्स, लीच, इंसेक्ट, लिजर्ड और कुछ डेजर्ट के प्लांट्स। एबीसी की 2006 की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि रिकी उस गंदे डैम से
से लीचेस यानी जोक को निकालता और उन्हें सीधा कच्चा चबा जाता था। वो ग्रास हॉपर्स खाता और फ्रॉग्स को पकड़कर एक वायर पर पिरो देता और उन्हें तेज धूप में सूखने के लिए छोड़ देता था, जिसके बाद वो उन्हें खाता था। सोचो, जलती हुई धूप में एक वायर पर टंगा हुआ छोटा सा मरा हुआ मेंढक, नीचे मिट्टी और ऊपर बर्निंग स्काई। वहाँ खाने का मतलब कोई टेस्ट नहीं, बस अपनी सांसों को एक और दिन के लिए खींचते रहना था। जैसे जिस्म को नॉर्मल रोटी पानी चाहिए, वो कीड़े और जोक पर चल रहा था। प्यास बुझाने के लिए वो कैटल स्टेशन के पुराने डैम्स और कीचड़ वाले वाटर होल्स से गंदा पानी पीता था। कभी कभी तो बस गला गीला करने जितना ही कीचड़ वाला पानी मिलता। और जब बॉडी को लंबे वक्त तक खाना नहीं मिलता तो वो अपना ही फ्यूल ढूंढती है। वो अपने ही मसल और अंदर के सिस्टम को अंदर से खाना शुरू कर देती है। रिकी का हाल भी यही हुआ। गायब होने से पहले उसका वेट 105 केजी था, जो गिरकर 48 केजी रह गया था। उसने लगभग 57 किलो वजन खो दिया था 71 दिन के अंदर। बॉडी का ये खौफनाक बदलाव किसी स्केलेटन से भी ज्यादा डरा देने वाला लगता है। फिर आखिरकार 71 दिन के बाद 5 अप्रैल 2006 को बिरिन-डुडु स्टेशन के कुछ काम करने वाले लोग उस डैम के पास पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक भटकती हुई परछाई या शैडो जैसा लग रहा था। स्टेशन के मैनेजर मार्क क्लिफोर्ड ने बाद में बताया कि रिकी उस वक्त एक लिटरल वॉकिंग स्केलेटन यानी चलता फिरता कंकाल लग रहा था। वो पूरी तरह कमजोर हो चुका था। उसे तुरंत डार्विन ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। उसकी हालत ऐसी थी कि वो मौत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हो, पर डॉक्टर ने किसी तरह उसकी हालत को स्टेबलाइज कर लिया। लेकिन ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मिस्ट्री अभी भी क्रिमिनल सेंस में अनरिजॉल्व्ड है।